बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर की बुक यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट के नेम है कंप्यूटर सिस्टम्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक भी लाजमी करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट के 3 क्वेश्चंस मैं आपको पिछले लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। आज इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वाटरफॉल मॉडल एंड एजाइल मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Which one do you think is more suitable for modern software development and why? वाटरफॉल और एजाइल मॉडल के बारे में आपने उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट बताना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर क्या उसका कंपैरिजन और कंट्रास्ट है, और साथ आपने ये भी बताना है कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन दोनों में से जो है कौन सा मॉडल जो है वो सुटेबल है और क्यों सुटेबल है, रीजन भी साथ बतानी है। पहले हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ एजाइल एंड वाटरफॉल मॉडल। अब कंपैरिजन देखते हो इसमें जो आपने कुछ ना कुछ से सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। दोनों मॉडल्स के अंदर कुछ जो इनके डिफरेंस होंगे। पहले हम सिमिलरिटीज को देख लेते हैं। Both agile and waterfall model are projects management methodologies। जो agile and waterfall मॉडल है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेथोडोलॉजीज है। मीन्स कि जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट जो है वो के मैनेजमेंट में जो है जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है उसके लिए जो है ये दोनों मेथड यूज करते हुए उसको डेवलप किया जाता है। एजाइल एंड वाटरफॉल जो मॉडल है, ठीक है, मीन्स ये मेथोडोलॉजीज है। सेकंड जो इसकी सिमिलरिटी है वो क्या है कि बोथ एम टू डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर दैट मीट्स द नीड ऑफ द कस्टमर। ये जो दोनों मॉडल्स हैं, इन दोनों मॉडल्स का जो है जो मकसद होता है वो यही होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जो कस्टमर की नीड को पूरा करे। मीन्स कि जो स्टेक होल्डर है, ठीक है, जो एंड यूजर है जिसकी रिक्वायरमेंट पे वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा होता है, तो इस तरह का इन दोनों का मकसद ये होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो उस कस्टमर की नीड को पूरा करे। बोथ रिलाई ऑन द पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ ऑल टीम मेंबर्स। अभी जो दोनों मॉडल्स हैं, ठीक है, इन दोनों मॉडल्स के में क्या होता है कि जो मेथोडोलॉजीज यूज की जा रही होती है उस पे क्या होता है कि ये दोनों मॉडल जो है वो टीम मेंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। मीन्स कि उस सॉफ्टवेयर को बनाते हुए जो पूरी की पूरी टीम उस पर जो वर्क कर रही होती है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसकी कोलेब्रेशन के ऊपर, उसकी पार्टिसिपेशन के ऊपर। मीन्स कि वो कितना तावन कर रहे हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने पर। तो ये दोनों को दोनों जो है वो टीम मेंबर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये जो थी इसकी सिमिलरिटीज थी, ठीक है, जो दोनों मॉडल्स के अंदर सेम है। अब डिफरेंस देख लेते हैं। Approach. Agile evolves through a teamwork and iterative progress, whereas waterfall model progresses in a fixed sequence from one phase to the next. अब इसमें जो डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, अप्रोचेस का, ठीक है। इसमें जो अप्रोच यूज की जाती है दोनों की डिफरेंट अप्रोच है। जो एजाइल मॉडल है उसमें क्या होता है कि एक तो ये कि वो टीम वर्क उसमें सारी इवॉल्व होती है, ठीक है। मीन्स के जो एजाइल मॉडल के वक्त जितने जो फेसेस होते हैं, जो मराहिल होते हैं जिनको यूज करते हुए जिन पे अमल करते हुए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा होता है, उसमें क्या होता है कि पूरा एक टीम वर्क जो है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। सेकंड ये होता है कि इसमें जो इटरेटिव प्रोग्रेस होती है। मीन्स कि इसमें जो इतने भी फेसेस होते हैं, जो मराहिल होते हैं एजाइल मॉडल में, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए जो मराहिल होते हैं, जिन मराहिल से गुजरना होता है उसमें आइटरेशन होती है। मीन्स कि अगर फर्स्ट जो स्टेप हो जाए उसके बाद सेकंड स्टेप के बाद अगर कोई चेंजेस करनी हो फर्स्ट स्टेप में, तो जो है इसमें पॉसिबिलिटीज होती है कि फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट मरहला है उसमें जो है यूजर या स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो वो चेंजेस की जा सकती है। ठीक हो गया। जबकि वाटरफॉल में क्या होता है कि इसमें जो है वो सीक्वेंस जो है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। मीन्स अगर फर्स्ट फेज जो है वो फर्स्ट मरहले में जो काम कर लिया है, अब अगर सेकंड मरहले में मूव कर लिया जाए तो फर्स्ट मरहले में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। मीन्स की सीक्वेंस होती है, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो है वो जो सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में वो की जाती है, ठीक है। मीन्स कि इसमें जो है वो कोई चेंजेस अगर आ भी जाए तो जो पिछले फेजेस होते हैं जो एक दफा गुजर जाए उन पे दोबारा जाके जो है उनको चेंज नहीं किया जाता। सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। Agile is adaptable to change, allow quick response to new requirements and feedback. Waterfall is strict and does not accommodate change once a phase is done. वही वाली बात कर रहे हैं कि जो अजाइल मॉडल है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई चेंज आप में से यूजर्स या जो कस्टमर है जिसकी रिक्वायरमेंट पे वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ठीक है, अगर उसने उसने कोई चेंज उसमें लाना हो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स हो, कोई नीड हो, तो उसको जो है वो एजाइल मॉडल के अंदर जो है वो चेंज किया जा सकता है। मीन्स कि वो अडॉप्टेबल होती है, वो एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। मीन्स की चेंजेस जो है वो लाई जा सकती हैं उसकी डेवलपमेंट में। और जो है अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, कोई फीडबैक हो, उस पर क्विक जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है। मीन्स की फ्लेक्सिबल होता है एजाइल मॉडल। जबकि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है कि इसमें जो अगर एक दफा जो फेज डन हो गया, मीन कि जो फर्स्ट मरहले में जो काम हो गया है वो हो गया, उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। चाहे वो यूजर की रिक्वायरमेंट
मीन्स कि है कि अगर वो चाहता है कि इसमें कोई चेंजेस आए तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर चेंजेस नहीं आ सकती। अगर एक काम हो चुका है फर्स्ट मरहले में तो वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें थर्ड जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रायोरिटाइजेशन का। ठीक है, मीन्स की प्रायोरिटी सेट की जाती है। अब एजाइल में क्या होता है कि एजाइल फोकस मोर ऑन मेकिंग सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स वेल रेदर देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन राइटिंग डॉक्यूमेंट। अब जो एजाइल मॉडल है इसके अंदर क्या होता है, इसमें प्रायोरिटी ये देखी जाती है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ठीक है, उसकी मेकिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, मीन्स कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से डेवलप किया जाए, उसकी वर्किंग के ऊपर, उसकी मेकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है बानिस्बत जो है वो डॉक्यूमेंट राइटिंग के। मीन्स कि जो डॉक्यूमेंट राइटिंग होती है उस पे इतना फोकस नहीं किया जाता है, इसमें जो सॉफ्टवेयर की मेकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जबकि जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें वो किसको प्रायोरिटी देता है, वो ये देता है कि जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है उस पे ज़्यादा जो फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बानिस्बत जो है वो सॉफ्टवेयर की मेकिंग की। ठीक है, तो ये इसका थर्ड डिफरेंस था। जो फोर्थ एंड लास्ट डिफरेंस क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट। Agile breaks down projects into smaller parts to identify and handle risk early, whereas waterfall struggles with risk management due to its linear nature. चूंकि एजाइल मॉडल में जो है जो प्रोजेक्ट बनाते वक्त जो है जो फेसेस होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट को जो 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 पार्ट्स होते हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। मीन्स कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो है वो जो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी किस्म का कोई रिस्क आना हो, ठीक है, किसी भी किस्म की गलती के चांसेस हो तो वो जो है टाइम पे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको हैंडल किया जा सकता है। जबकि जो वाटरफॉल मॉडल होता है इसमें जो है वो चूंकि एक लीनियर नेचर होती है, एक सीक्वेंस वाइज होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्क होते हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें जब एक दफ़ा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही देखा जाता है। और अगर कोई गलती के चांसेस भी हो तो वो जो है यहाँ पे उसको हैंडल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्या है कि अब क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि इन दोनों मॉडल में से कौन सा जो है वो सुटेबल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में, मीन्स के जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें कौन सा ज़्यादा सुटेबल है। तो इसमें जो है अजाइल जो है वो इज जनरली कंसिडर्ड मोर सुटेबल फॉर मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स। अजाइल मॉडल जो है वो ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है, एज कम्पेयर वाटरफॉल मॉडल के। ठीक है, एजाइल मॉडल जो है वो ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब क्यों सुटेबल है, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ वजूहात हैं, उनकी बुनियाद पे ये ज़्यादा जो है वो ज़्यादा सुटेबल है। फर्स्ट जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एजाइल इज adaptable to change, allowing quick response to new requirements and feedback। चूंकि मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ कि एजाइल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। इसमें जो है अगर यूज़र की जो भी यूज़र है, जो भी कस्टमर है, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट पे वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, अगर उसने उसको कोई न्यू रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है, उसको कोई जो है उसको फीडबैक देना हो तो उसमें जो है क्विकली जो उसको रिस्पॉन्स दिया जाता है एजाइल मॉडल में। और जो भी कोई चेंजेस लानी हो तो वो अडॉप्टेबल होती है, मीन्स कि वो चेंजेस जो सॉफ्टवेयर में लाई जा सकती हैं, मीन्स कि ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कि ये इसका फायदा है जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। सेकंड जो है वो क्या रीज़न है, इटरेटिव अप्रोच है। टीम एडजस्ट टू न्यू रिक्वायरमेंट्स ग्रेजुअली थ्रू इटरेटिव साइकिल्स। चूंकि इसमें जो इटरेटिव अप्रोच होती है इसमें क्या होता है कि जितने भी जो फेसेस होते हैं एजाइल मॉडल के अंदर, जिन मरहलों को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा होता है, उसमें अगर कोई रिक्वायरमेंट्स सॉफ्ट जो स्टेक होल्डर है या जो एंड यूज़र है जिसके रिक्वायरमेंट पे सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, अगर उसको कोई रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज चाहता हो तो जो है वो क्योंकि ये इटरेटिव अप्रोच होती है तो इसमें जो है वो जो न्यू रिक्वायरमेंट्स होती है उसको इजीली जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो हर फेज़ जो है वो दोबारा से चेक किया जाता है, तो अगर किसी फेज़ में कोई नई चीज़ ऐड करनी हो, कोई नई रिक्वायरमेंट्स हो तो उसमें इजीली जो है वो एडजस्ट की जा सकती है। जो थर्ड इसकी जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये सूटेबल है वो है कस्टमर कैलिब्रेशंस। Focus on working closely with customer and stakeholders to meet where the market need। इसमें जो है ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है कस्टमर्स और जो है स्टेक होल्डर होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, उसकी नीड्स के ऊपर कि वो जो है मार्केट पे क्या नीड चल रही है, उसकी क्या जो है वो स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस पे ऊपर ज़्यादा वर्किंग की जाती है। फोर्थ जो है वो फास्टर डिलीवरी है, ठीक है, शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स इंश्योर क्विकर सॉफ्टवेयर डिलीवरी एंड अर्ली फीडबैक। क्योंकि ये जो एजाइल मॉडल है, एक तो ये सॉफ्टवेयर शॉर्ट इसमें डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, जो इसके स्टेजेस होते हैं, जो इसके मराहल होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सॉफ्टवेयर जो है उसकी डिलीवरी क्विक हो जाती है, जल्दी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है और साथ ही जो फीडबैक भी जो वो अर्ली मिल जाता है। ठीक है,
जो फिफ्थ है इसकी रीजन जिसकी वजह से यूज किया जाता है सुटेबल है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ब्रेक डाउन वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मैनेज रिस्क, आइडेंटिफाई एड्रेसिंग इश्यूज अर्ली। चूंकि इसमें जो भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा होता है, उसको जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो उसको जो है डिवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर किसी भी किस्म का कोई रिस्क हो, किसी किस्म का कोई खतरा आना हो, कुछ कोई प्रॉब्लम आनी हो सॉफ्टवेयर में, तो जो वो टाइम पे उसके उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो टाइम से पहले जो है वो उसको मैनेज किया जा सकता है और उसको एड्रेस किया जा सकता है। लास्ट है इसका इनोवेशन एंड क्वालिटी। एनकरेज न्यू आइडियाज बाय मेकिंग स्मॉल स्टडी इंप्रूवमेंट्स एंड केयरफुली टेस्टिंग न्यू फीचर्स। अब जो इसमें न्यू इनोवेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो है उसको देखता है, और साथ ही जो है ये इसमें इटरेशन होती है कि हर फेज को दोबारा चेक किया जाता है, तो इसमें जो है इनोवेशन भी हो सकती है। मीन्स कि नई जो कोई भी नई जो है फीचर अगर आ गया तो उसको जो है केयरफुली जो है उसको इम्प्रूव जो है वो किया जा सकता है, और नए आइडियाज वगैरह उनको भी जो है वो इन्वेंट किया जाता है। Next question is question number 5. Discuss the role of requirements engineering in SDLC. What are the challenges and benefits of gathering and managing requirements effectively? अच्छा, SDLC जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसके अंदर कह रहा है कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है उसका रोल बताना है कि उसमें क्या उसका काम है, और साथ ही जो है जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग गैदरिंग एंड मैनेजिंग जो रिक्वायरमेंट्स है उसके आपने चैलेंजेस भी बताने हैं और उसके साथ ही बेनिफिट्स भी बताने हैं। सबसे पहले इसका रोल देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या रोल है। फर्स्ट जो इसका रोल है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर नीड्स। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग स्टार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्टेक होल्डर्स नीड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। जो ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, इसका जो पहला काम है वो क्या है कि जो इसका फर्स्ट रोल है वो ये देखता है कि जो भी स्टेक होल्डर है, ठीक है, या एंड यूजर, स्टेक होल्डर को हम एंड यूजर भी कह सकते हैं और कस्टमर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये तीनों जो वर्ड है ये सिर्फ मीन्स के एक ही पर्सन के लिए यूज किए जा सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ठीक है, उसको हम स्टेक होल्डर भी कहते हैं, उसको हम एंड यूजर भी कहते हैं, उसको कस्टमर भी कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो कस्टमर है, ठीक है, उसकी जो है वो उसकी नीड्स को देखा जाता है कि वो सॉफ्टवेयर से क्या नीड है उसकी, मतलब वो क्या है उसके सॉफ्टवेयर पे क्या रिक्वायरमेंट है, उसको जो आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की वजह से, ठीक है। सेकंड जो डिफाइनिंग सिस्टम्स को, अब क्या है कि इट सेट्स क्लियर बाउंड्रीज एंड गोल्स फॉर व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड अचीव। इसमें जो है ये देखा जाता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो है इसका जो सेकंड रोल है वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये देखती है कि जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए कौन सी बाउंड्रीज सेट की जाएंगी और कौन से गोल्स हैं वो उनको सेट किया जाएगा, ठीक है। मीन्स कि इसमें सिस्टम जो स्कोप जो है वो डिफाइन किया जाता है। थर्ड है बेसिस फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। Requirements provide the groundwork for designing and building the software features and architecture. अब ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या करती हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके फीचर्स को, उसके आर्किटेक्चर को जो बिल्ड करने और डिजाइन करने के लिए जो है ये उसका ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करते हैं। मीन कि ये बताती है कि कहाँ से जो है वर्किंग स्टार्ट करनी है, उसका जो है वो ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करती है। फोर्थ है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। जो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो इसका फोर्थ रोल है वो ये है कि ये वैलिडेशन और वेरिफिकेशन को चेक करती है। कि वैलिडेशन में ये देखा जाता है कि रिक्वायरमेंट्स आर वैलिडेटेड टू इंश्योर दे आर कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड फिजिबल। वेरिफिकेशन इंश्योर दैट द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर मीट्स दिस रिक्वायरमेंट्स। अब जो वैलिडेशन है उसमें ये देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, जो डेवलप किया गया है, वो कंप्लीट है, कंसिस्टेंट एंड फिजिबल है, ठीक हो गया। और वेरिफिकेशन में ये चेक किया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, क्या वो यूजर या एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट किससे जाके मिल रहा है कि नहीं, मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है कि नहीं करता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसका रोल क्या है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, चेंज मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग मैनेज चेंज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अच्छा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट मीन्स के पूरे जो प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग के दौरान जो इसमें कोई चेंज वगैरह लाना हो तो उसको मैनेज कर सकती है, ठीक है। इसका क्या रोल होता है कि ये उसमें मैनेज कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब चूंकि इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, गैदरिंग एंड मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स के कुछ ऐसे भी हैं जो चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट जो चैलेंज है वो क्या है कि इनकम्प्लीट और इनकॉन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स। One challenge is when requirements are not clear or they don't meet because stakeholders have different ideas or overlook important details. इसमें जो फर्स्ट चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स और गैदरिंग में,
कि अगर स्टेक होल्डर्स की तरफ से बार बार जो वो डिफरेंट आइडियाज आते रहेंगे, ठीक है, स्टेक होल्डर जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट के सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ठीक है, अगर वो बार बार आइडियाज देता रहेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो उसको ओवरलुक कर देगा, उसको जो इग्नोर करते हुए वो नए नए आइडियाज देता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर नहीं हो सकेंगी, ठीक है, मीन्स की जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो उसकी क्या है वो क्लियर नहीं हो सकेंगी, तो ये एक चैलेंज है जो फेस करना पड़ता है। Second is changing requirements. Another challenge is when stakeholder needs change over time, which needs careful handling to prevent the project from growing too much. अगर जो है वो टाइम के मीन्स के सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, उस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के दौरान अगर स्टेक होल्डर जो है वो कोई चेंज उसमें ला मीन्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई चेंज लाना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि उसके ऊपर कोई चेंज लाना चाहता है, तो अगर जो है वो उसको केयरफुली हैंडल ना किया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है वो जो प्रोजेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको कंप्लीट होने में। तो ये भी एक चैलेंज है वो फेस किया जा सकता है। Communication issues, misunderstandings between stakeholders, users and developers can result in incorrect assumptions about requirements. अगर जो है स्टेक होल्डर, ठीक है, या यूजर या डेवलपर जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उनके दरमियान जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, मीन्स कि स्टेक होल्डर जो इतने आइडियाज दे जा रहे हैं और डेवलपर को उसको नहीं समझ लग रही कि उसकी असल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए तो उसकी बिना बिना पे क्या हो जाएगा कि जो है जो इनकरेक्ट जो है रिक्वायरमेंट जो है वो रिजल्ट में क्या होगा कि इनकरेक्ट assumptions जो है वो रिक्वायरमेंट के बारे में लगाई जा सकती है, ठीक है, मीन कि करेक्ट जो रिक्वायरमेंट्स है जो उसकी जो असल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं उसको जो इग्नोर किया जा सके और जो इनकरेक्ट assumptions हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है वो प्रायोरिटाइजेशन है, डिसाइडिंग विच रिक्वायरमेंट्स आर एसेंशियल एंड विच कैन वेट इज टफ स्पेशली विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसमें क्या हो जाएगा कि डिसाइड करना, चूंकि इसमें जो है वो जो स्टेक होल्डर है उसकी तरफ से रिक्वायरमेंट्स आती जा रही है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट आइडियाज होते रहे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें जो है जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिसाइड करना और ये डिसाइड करना कि कौन से जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक टफ काम होगा, ठीक है, स्पेशली जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो, मीन्स डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हो तो उस बुनियाद पे क्या होगा कि अगर रिक्वायरमेंट जो है उसको डिसाइड करना कि कौन सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा एसेंशियल है, मीन्स ज़रूरी और कौन सी जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, तो ये जो थोड़ा-सा मीन्स की प्रायोरिटी देना जो है वो थोड़ा-सा जो वो एक चैलेंज फेस करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन इन्फ्लुएंस हाउ रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड। अब इसमें क्या होगा कि टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उसकी लिमिटेशन को इन्फ्लुएंस के रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है वो भी थोड़ा-सा एक चैलेंज है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ गैदरिंग एंड मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब इसके कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या, रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, clear requirements reduce rework and delays, minimizing project cost and speeding up development. अब इसका एक फायदा ये है कि अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी स्टेक होल्डर की तरफ से, ठीक है, क्लियर रिक्वायरमेंट्स होगी कि मीन्स कि उसको क्या रिक्वायर है सॉफ्टवेयर से, अगर वो क्लियर होंगी तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो टाइम की भी बचत हो जाएगी, ठीक है, जो आपका रीवर्क है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स बार बार काम करने से आप बच जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो बार बार काम करने से बच जाएगा और साथ ही जो कॉस्ट जो है वो भी कम पड़ेगी, ठीक है, और डेवलपमेंट जो है जो सॉफ्टवेयर डेवलप है वो स्पीडी मीन्स की स्पीड से जो है वो इफेक्टिव वे में जो वो डेवलप हो जाएगा। सेकंड बेनिफिट क्या, इम्प्रूव स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, मीटिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन लीड्स टू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अगर स्टेक होल्डर की जो है वो एक्सपेक्टेशन जो पूरी हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी उसकी भी सेटिस्फेक्शन एक्सेप्टेंस जो है वो ग्रेट होंगी, ठीक है, अच्छी होंगी, ठीक है। Next, enhanced quality. Well-defined requirements lead to better testing and fewer mistakes, making the software more reliable. अगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अच्छे से डिफाइन हुए भी होंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो है वो एक तो मिस्टेक्स के भी चांसेस कम होंगे, ठीक है, और साथ ही जो अच्छे से टेस्टिंग भी हो सकेगी सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त, और साथ ही जो है जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो क्या होगा, मोर रिलायबल होगा, ठीक है, भरोसे के काबिल होगा, इत्मीनान के काबिल सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि उसमें गलती के भी चांसेस नहीं होंगे और अच्छे से उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्या इसका बेनिफिट है, रिस्क मिटिगेशंस, क्लियर रिक्वायरमेंट्स स्पॉट प्रॉब्लम अर्ली सो दे आर इजी टू हैंडल एंड अवॉइड इन द फ्यूचर। अच्छा, क्लियर रिक्वायरमेंट से क्या हो जाएगा, एक तो ये कि टाइम से पहले जो है वो कोई प्रॉब्लम अगर आनी भी हो तो वो उसको जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उसको हैंडल करना जो है और फ्यूचर में जो है वो उससे बचा जा सकता है, उस गलती से, और उसको टाइम पे जो है वो हैंडल किया जा सकता है। ये इसके बेनिफिट्स थे, ठीक है, मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स और गैदरिंग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आउटलाइन द वेरियस मेथड्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट
development implementation mentioned in the text direct parallel phase pilot provide real world scenarios where each deployment methods would be most suitable. अच्छा, ये जो डिफरेंट मेथड्स ठीक है मेंशन है सिस्टम डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन के जो ब्रैकेट में दिए गए हैं डायरेक्ट पैरेलल फेज पायलट इनके बारे में आपने बताना है ठीक है ये जो सिस्टम को डेवलप या इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वाले मेथड यूज किए जाते हैं ठीक है और साथ आपने ये भी बताना है कि रियल वर्ल्ड में ठीक है मीन्स के जो हकीकी दुनिया है उसमें जो है इन चारों ये जो मेथड है इन चारों मेथड्स का आपने यूज बताना है एक सिनेरियो बनाना है जिसमें बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो सुटेबल है। सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को। ये जो एक सिस्टम डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन का मेथड है ठीक है इसके बारे में पहले देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है ठीक है। इमीडिएटली स्विच फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू वन। अब जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का जो मेथड है इसमें क्या होता है कि इसमें जो फौरन से अगर कोई नया सिस्टम इन्वेंट हो जाए तो फौरन से जो है वो नए सिस्टम में जो है वो स्विच किया जा सकता है पुराने सिस्टम को छोड़ के ठीक है मीन्स के न्यू वन से जो है वो आप ओल्ड सिस्टम से जो आप एक न्यू वन सिस्टम में जो है वो फौरन से जो है स्विच कर सकते हैं। इसका ये किस सिनेरियो में जो सुटेबल है ठीक है वो आप इसमें बताएंगे। अब इसकी सुटेबल सिनेरियो देख लेते हैं मीन्स की जो रियल वर्ल्ड है हकीकी दुनिया में ये कहाँ पे यूज होता है ये जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का जो मेथड है। Useful when the old system is outdated and the new one is straightforward like upgrading basic office software in a small company। ये वहाँ पे यूज होता है जब जो है आपका मौजूदा जो सिस्टम है जो ओल्ड सिस्टम है अगर वो आउटडेटेड हो जाए ठीक है मीन्स कि वो पुराना हो जाए वो चेंज उसका कोई नया वर्जन आ जाए ठीक है तो फिर क्या किया जाता है कि इसको चेंज करके जो न्यू वन होता है उसको जो है वो वहाँ पे उसको उसके साथ चेंज कर दिया जाता है ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखें कोई स्मॉल कंपनी है ठीक है उसमें अगर कोई ऑफिस सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल जैसे एमएस वर्ड ऑफिस है ठीक है या पावर पॉइंट ऑफिस है जैसे अगर एमएस वर्ड के जो नया वर्जन आ जाता है ठीक है तो क्या किया जाता है पुराने को जो है वो न्यू के साथ अपग्रेड कर दिया जाता है उसको चेंज कर दिया जाता है ठीक हो गया। सेकंड जो मेथड है वो पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसकी रन बोथ ओल्ड एंड न्यू सिस्टम एट द सेम टाइम अंटिल द न्यू सिस्टम इज प्रूवन रिलायबल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें जो है कोई अगर नया सिस्टम अगर आ भी जाए ठीक है तो क्या होता है इसमें दोनों सिस्टम को एक टाइम के अंदर यूज किया जाता है मीन्स कि जो आपका मौजूदा सिस्टम है जो ओल्ड सिस्टम है उसको भी और जो न्यू सिस्टम है उस दोनों सिस्टम को जो है वो एक टाइम के अंदर जो है वो उसको दोनों को जो है वो चलाया जाता है और ये तब तक किया जाता है जब तक कि नया सिस्टम जो है वो प्रूफ ना हो जाए कि वाकई जो है वो भरोसे के काबिल है वाकई वो ठीक है तब तक दोनों सिस्टम को जो है वो साथ लेके चला जाता है। अब इसका जो रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज्ड है ठीक है वो सुटेबल सिनेरियो हम देख लेते हैं। आइडियल व्हेन एनी प्रॉब्लम विद द न्यू सिस्टम कुड कॉज मेजर इश्यूज सच एज बैंक स्विचिंग टू अ न्यू बैंकिंग सिस्टम विदाउट डिस्टर्बिंग कस्टमर ट्रांजैक्शन। अब ये जो रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम में जो है वो पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन का मेथड यूज होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल दोनों बैंक चूंकि दोनों सिस्टम एक साथ यूज किए जा रहे होते हैं तो अगर एक सिस्टम में कोई किसी किस्म का कोई जो है वो इशू आ भी जाए तो फ़ौरन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर के ट्रांज़ैक्शंस के वक़्त जो है उसको बगैर डिस्टर्ब किए हुए, बगैर उसमें कोई रुकावट किए हुए अगर कोई इश्यू आ भी जाए तो फ़ौरन जो है वो दूसरे सिस्टम में स्विच किया जा सके। तो इसलिए इसमें जो है दोनों सिस्टम यूज़ किए जाते हैं कि अगर एक में कोई एरर आ भी जाए, कोई इश्यू आ भी जाए तो दूसरे पे जो ईज़िली स्विच किया जा सके। थर्ड जो है वो फेज़ड इम्प्लीमेंटेशन है। डिस्क्रिप्शंस क्या है इसकी कि इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम इन स्टेज और पार्ट्स ओवर टाइम। इसमें क्या होता है कि जो न्यू सिस्टम होता है वो उसको पार्ट्स के और स्टेजेस में जो है वो टाइम के साथ-साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है? मीन्स कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको एकदम एक साथ इन्वेंट नहीं करवाया जाता, एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता बल्कि क्या किया जाता है टाइम के साथ-साथ जो है उसको स्टेजेस या पार्ट्स में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है नए सिस्टम को। अब इसको देख लेते हैं कि रियल वर्ल्ड में हकीकी दुनिया में इसका कहाँ पे ये जो सूटेबल है इसका सिनेरियो देख लेते हैं। गुड फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। अब जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे जो वो फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन का जो मेथड है ठीक है वो सिस्टम यूज़ किया जाता है। और ये जो है जैसे हॉस्पिटल के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वहाँ पे ये यूज़्ड होता है जैसे कि वेयर यू स्टार्ट विद लेस क्रिटिकल एरिया। जैसे कोई रिकॉर्ड रखना हो जैसे कि अगर कोई लेस क्रिटिकल एरिया है जैसे आउट पेशेंट क्लिनिक में तो वहाँ से स्टार्ट किया जाता है फिर जो है वो क्रिटिकल एरिया की तरफ मूव किया जाता है जैसे कि लाइक इन पेशेंट वार्ड्स मीन्स के जो वार्ड्स होते हैं ठीक है उनकी तरफ मूव किया जाता है। फोर्थ है वो पायलट इम्प्लीमेंटेशन है। इसकी डिस्क्रिप्शंस क्या है टेस्ट एंड यूज द न्यू सिस्टम इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट बिफोर यूजिंग इट एवरीवेयर। इसमें क्या होता है कि जो न्यू सिस्टम होता है उसको पहले टेस्ट किया जाता है और उसको यूज किया जाता है किसी भी इदारे के अंदर स्मॉल पार्ट के अंदर ठीक है कोई भी इदारा है तो उसकी स्मॉल पार्ट में पहले इसको यूज किया जाता है तो उसको टेस्ट किया जाता है फिर जो है पूरा का पूरा जो है उसको हर जगह यूज किया जाता है।
आगे इसके जो है इसकी जो है सुटेबल सिनेरियो देखा जाए रियल वर्ल्ड के अंदर useful for truly testing new systems like when an airline tests new screw. Sorry, वो मेरा थोड़ा सा मसला हो गया था. A suitable scenario useful for truly testing new system like when an airline tests new crew scheduling software at one airport before using it all their locations. अब ये कहाँ पे यूजफुल है, जैसे कि अगर एयरलाइंस का सिस्टम देखा जाए वहाँ पे इसमें क्या होता है कि पहले जो है इस जो न्यू सिस्टम होता है उसको जो है वो पूरा का पूरा जो उसको पूरे एरिया के अंदर जो उसको टेस्ट नहीं किया जाता बल्कि क्या किया जाता है कि इसको एक स्मॉल एरिया के अंदर जो है वो जो उसको पहले चेक किया जाता है मीन्स कि पहले उसको एक एयरपोर्ट के अंदर चेक किया जाएगा, ठीक है, उसका जो स्क्यू स्केजुलिंग सॉफ्टवेयर है उसको एक एयरपोर्ट के अंदर टेस्ट किया जाएगा, फिर जो उसको पूरी की पूरी जो है वो लोकेशन में या पूरे एरिया में जो उसको यूज किया जाएगा. एक्सप्लेन बस इंस्टॉल एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. क्वेश्चन में कि बस स्टार रिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में आपने बताने हैं, साथ ही इसके फायदे नुकसान बताने हैं. Bus topology is a network topology in which all devices are connected to a single central cable called bus. The cable serves as a backbone to which all devices connect directly. बस टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो तमाम डिवाइसेस है कनेक्ट हुई होती है सेंट्रल केबल के ऊपर, ठीक है, जिसको बस कहा जाता है. द केबल सर्व एज बैकबोन टू विच ऑल डिवाइसेस कनेक्ट डायरेक्टली. और ये जो केबल होती है सेंट्रल केबल, ये जो एज अ बैकबोन काम करती है जिसके ऊपर जो तमाम डिवाइसेस जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हुई होती है. अब ये आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है, कि बस टोपोलॉजी की पिक्चर है. इसमें देखिए सेंटर एक केबल है, ठीक है, जिसकी सेंट्रल केबल है जिसको बस कहा जाता है. इसके साथ जो जितनी डिवाइसेस हैं, जितने नोड्स हैं, ये डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं, ठीक है. नोड 1 भी इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, नोड 2 भी डायरेक्ट कनेक्ट है, नोड 4 भी. ये जो सेंट्रल जो केबल है ये एज अ बैकबोन काम करती है, ठीक है, इस नेटवर्क के ऊपर. अब इसके फायदे क्या हैं? द मेन एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी इज दैट इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन. इसका जो मेन फायदा सबसे ज़्यादा वो क्या है कि बस टोपोलॉजी जो है वो जो है इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन होती है. मीन्स कि इसमें कोई भी डिवाइस या नोड जो है वो ऐड करना उसको, ठीक है, उसको इंस्टॉल करना जो वो ईजी होता है और उसको मेंटेन करना. सेकेंड क्या है, बस टोपोलॉजी इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू वन केबल. ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी है, ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती क्योंकि इसमें जो है कि सेंट्रल केबल यूज़ की जा रही होती है जिसके ऊपर सारी डिवाइसेज जो है वो कनेक्ट हुई होती हैं. तो अगर इसमें मजीद कोई डिवाइसेज आप ऐड भी करें तो आप इजीली उसको ऐड कर सकते हैं. ये बहुत जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है. बस टोपोलॉजी हैज़ अ फास्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट. बस टोपोलॉजी जो इसमें जो डाटा फ्लो होता है मीन्स की जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि इसमें ये सेंट्रल केबल यूज़ की जा रही होती है और ये डायरेक्ट जो हर डिवाइस के साथ कनेक्ट हुई है, तो इसमें जो डाटा कम्युनिकेशन का जो रेट है डाटा ट्रांसमिशन का वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है. फोर्थ इसका फायदा क्या है, इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क. ये जो स्मॉल नेटवर्क के ऊपर जो है ये टोपोलॉजी जो है वो सुटेबल है. अब जहाँ पे से कुछ फायदे वहाँ से कुछ नुकसानात भी हैं. इफ द सिंगल केबल इज डैमेज और ब्रोकन एट एनी पॉइंट द एंटायर नेटवर्क कैन गो डाउन. अब इसमें क्या होता है कि अगर सिंगल केबल जो है वो चूंकि एक सेंट्रल केबल यूज़ की जा रही है जिसके साथ तमाम के तमाम डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो अगर ये सेंट्रल केबल में जो है कोई फॉल्ट आ जाए, डैमेज हो जाए या किसी पॉइंट पे ये ब्लॉक हो जाए तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, वर्किंग करना छोड़ देगा, वो स्टॉप हो जाएगा. सेकंड क्या है, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन. अगर जो नेटवर्क जो काम करना छोड़ देगा तो इसमें क्या होगा कि हम ये आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है, उसको जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें एक ही सेंट्रल केबल यूज़ हो रही है. तो ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना, इस चीज़ की शिनाख्त करना कि कहाँ पे जो है वो जो है प्रॉब्लम आई है उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होगा. थर्ड क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क. ये जो है क्योंकि इसमें एक सेंट्रल केबल यूज़ हो रही है तो ये जो है इस केबल को हम इतना ज़्यादा जो है वो उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, इस वजह से जो ये लार्ज नेटवर्क के ऊपर सुटेबल नहीं है. सेकेंड, स्टार टोपोलॉजी. Star topology is a network topology in which each device connects directly to a central hub or switch. Data passes through the central hub or switch. अब जो स्टार टोपोलॉजी ये भी एक नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो हर डिवाइस है वो डायरेक्टली कनेक्ट हुई होती है एक सेंट्रल हब और स्विच के साथ, ठीक है. ये पिक्चर आपके सामने है, देखिए ये एक सेंट्रल हब है, ठीक है. इसके साथ तमाम डिवाइसेस वो डायरेक्ट कनेक्ट हुई हुई हैं. डेटा पासिस थ्रू द सेंट्रल हब और स्विच. अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल डिवाइस 1 ने अगर डाटा सेंड करना है डिवाइस 4 को, तो क्या होगा कि डाटा जो है पहले हब से गुजरेगा, फिर हब के बाद जो है वो डिवाइस 4 पे जाएगा, ठीक है. मीन्स कि जो डाटा है वो जब भी किसी डिवाइस से डाटा जो वो सेंड करना हो तो वो हब से गुजरते हुए जो है वो अगली डिवाइस तक पहुंचेगा. एडवांटेजेस क्या है इसके, स्टार टोपोलॉजी सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क.
स्टार टोपोलॉजी जो है वो स्मॉल और लार्ज नेटवर्क दोनों के लिए सुटेबल है, ठीक है। मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसमें भी यूज़ किया जा सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर भी जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। ईज़ी टू इंस्टॉल इन वायर, ये जो है चूँकि ये डायरेक्ट जो है हब के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, तो इसमें जो अगर कोई नई आप डिवाइस या कोई नया नोड अगर कनेक्ट करना भी चाहे, इंस्टॉल करना चाहे, तो वो ईज़िली आप जो कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये ईज़ी टू इंस्टॉल इन वायर होती है। ईज़ी टू डिटेक्ट एंड रिमूव फॉल्ट, अगर इसमें जो है किसी पॉइंट पे कोई फॉल्ट आ भी जाए तो उसको डिटेक्ट करना जब आसान होता है, क्योंकि इसमें हर डिवाइस जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हुई हुई है, तो पता चल जाता है कि किस डिवाइस में जो है वो फॉल्ट आया है, तो उसको रिमूव करना और उसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। फेलियर ऑफ केबल डज नॉट स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर नेटवर्क, इसमें जो अगर किसी एक पॉइंट पे मीन से कोई एक केबल फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल डिवाइस 1 और हब के दिमाग में ये वाली केबल जब फेल हो जाए, ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो को पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसकी फंक्शनिंग स्टॉप नहीं होगी, बाकी डिवाइसेस उसी तरह से अपना काम करती रहेंगी। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, फेलियर ऑफ द हब कॉजेज एंटायर नेटवर्क टू गो डाउन, अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान क्या है, क्योंकि इसमें एक सेंट्रल हब है जो सब डिवाइसेस जिसके साथ कनेक्ट हुई हुई है, तो अगर हब के अंदर कोई रुकावट, कोई फॉल्ट आ जाए, अगर वहीं पे कोई किसी किस्म का कुछ फेल हो जाए, फेलियर आ जाए, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, गो डाउन हो जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा, उसमें जो वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। सेकंड क्या है, मोर एक्सपेंसिव टोपोलॉजी टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ हब और स्विचेस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टुगेदर। अब ये क्या है कि मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें जो एक सेंट्रल हब यूज़ की जा रही है जो कि एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अलग से केबल भी यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। ये तमाम टोपोलॉजीज में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे सॉरी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सी टोपोलॉजी जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये जो स्टार टोपोलॉजी होती है ये मोर एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी is a network topology in which all devices are connected to one another in a circular loop. Data travels around the ring in one direction, passing through each device until it reaches its destination. अब यहाँ पे देखें जो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर डिवाइस जो तमाम के तमाम डिवाइसेस है वो एक दूसरे से कनेक्ट हुई हुई होती है लूप की फॉर्म में, ठीक है, मीन्स रिंग की फॉर्म में जो हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हुई हुई है। डेटा ट्रेवल्स अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शन, अब इसमें क्या होता है जो डाटा मूव करता है वो एक डायरेक्शन के ऊपर मूव करता है, ठीक है। मीन्स कि डिवाइस 1 है वो कोई डाटा सेंड करना है डिवाइस 4 को, तो वो पहले डिवाइस 2 के पास जाएगा, फिर डिवाइस 3 के पास, फिर डिवाइस 4 के पास, मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में डाटा जो है वो मूव होगा, और तब तक मूव होगा जब तक कि वो अपने उस मुकाम तक ना पहुंचे जहाँ पे उस डाटा ने पहुंचना है। एडवांटेजेस क्या है इसके, ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग, इसका जो फायदे क्या उसमें पहला ये है कि हर डिवाइस जो है वो रिंग के साथ डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट हुई होती है, ठीक है। इन इजी टू इंस्टॉल एंड वायर, इसमें जो है अगर कोई नई डिवाइस आप ऐड करना चाहे, ठीक है, उसको इंस्टॉल करना, उसको वायर करना जो आसान होता है। डेटा ऑन द नेटवर्क फ्लोस इन वन डायरेक्शन, इसमें जो डाटा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। नॉट कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, ये जो है इतनी कॉस्टली नहीं होती, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इफ द रिंग इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट द एंटायर नेटवर्क स्टॉप फंक्शनिंग, अब इसमें रिंग किसी एक पॉइंट पे जाके अगर ब्रोक हो भी जाता है, फॉर एग्जांपल डिवाइस 1 या डिवाइस 2 के दरमियान ये रिंग ब्रोक हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कि जो पूरी की पूरी फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो अगर फॉर एग्जांपल डिवाइस 1 या डिवाइस 6 को डेटा भेजना है, तो ये डिवाइस 2 से भी गुजरेगा, डिवाइस 3 से भी, डिवाइस 4 से भी। तो अगर किसी एक पॉइंट पे कोई जो है वो केबल जो है वो रिंग जो ब्रोक हो गया, तो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्लोअर देन अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये जो है बाकी नेटवर्क टोपोलॉजीज की निस्बत सबसे ज़्यादा स्लो होती है, इसी वजह से स्लो होती है क्योंकि इसमें वही बात है कि डेटा जो है वो हर डिवाइस से मूव होता हुआ जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, जिसकी वजह से ये स्लो हो जाती है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें मैं आपको जो है इसी एक्सरसाइज को जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया लॉन्ग क्वेश्चन वो करवाऊंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।